नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है पीओके को लेकर। चाइना के बाद अब पीओके में तुर्की ने घुसपैठ करनी शुरू कर दी है और इन्वेस्टमेंट के नाम पर वो खतरनाक चालें चल रहा है भारत के खिलाफ। तुर्की और पाकिस्तान ने तो पूरा मन ये बना के रखा है कि भारत के खिलाफ जितनी भी चालें हैं वो चली जाएं, उसके लिए वो लगातार कोशिशों में भी लगा हुआ है, जिसका उदाहरण आजकल आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से तुर्की पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा उनकी जो नौसेना है उसको मजबूत बनाने में लगा हुआ है। अब उसकी दखलंदाजी पीओके तक बढ़ गई है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि चीन के बाद तुर्की ने पाक अधिकृत कश्मीर में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है और इससे भारत की टेंशन बढ़ना लाजमी है। देखा जाए तो भारत का अपना हिस्सा है पीओके और ऐसे में पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी भी देश की पीओके में दखलंदाजी भारत को बर्दाश्त नहीं है। अपने 3 दिन के दौरे पर पाकिस्तान गए यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली यानी कि यूएनजीए के चीफ और तुर्की मूल के वोल्कन बॉस्किर ने एक बार फिर कश्मीर पर विवादित बयान दिया और कहा कि ये पाकिस्तान की ड्यूटी है कि वो जम्मू कश्मीर को जोरदार तरीके से यूएन के प्लेटफॉर्म यानी कि मंच पर उठाए। इसके अलावा कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से भी उन्होंने कर दी, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है वो आ रही है टूरिज्म को लेकर, क्योंकि तुर्की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसे ऑप्शन तलाश रहा है जिसके जरिए वो वहां पर इन्वेस्ट कर सके और वहां पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। और जो खबर आई है उसमें कहा जा रहा है कि वो टूरिज्म के नाम पर वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ऐसे में उसने पीओके की 3 साइट्स भी देखी हैं जहां पर वो निवेश करने की सोच रहा है। तुर्की ने पीओके में होटल्स, रिसोर्ट, अम्यूजमेंट पार्क और नेशनल पार्क में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। तुर्की पीओके के हाइड्रो पावर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जानकारी के मुताबिक गिलगित में 20 मेगावाट के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू हो चुका है और तुर्की के इंजीनियर्स इस साइट पर देखे गए हैं। तुर्की पर नजर रखने वाले जानकारों का यह भी मानना है कि तुर्की पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर भारत को घेरने में लगा हुआ है और अभी हाल ही में पाकिस्तान की मदद के लिए तुर्की से एक डेलीगेशन भी पाकिस्तान पहुंचा और उन्होंने पाकिस्तान की स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन यानी कि सुपार्को का दौरा किया था, जिसे दोनों देशों ने गुप्त रखा। लेकिन खबर यह भी आई कि तुर्की के जिस डेलीगेशन ने पाकिस्तान के सुपार्को का दौरा किया है उसे तुर्की स्पेस एजेंसी, जिसे कि TUA कहा जाता है, उससे जुड़े कई वैज्ञानिक शामिल थे। पिछले कुछ समय से भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी एयरफोर्स की मदद तुर्की लगातार कर रहा है। यही नहीं, उसने उसको मिसाइल से लेकर ड्रोन की सप्लाई भी करनी शुरू कर दी है। इस्लामिक देशों का मसीहा बनने की फिराक में तुर्की लगा हुआ है। मैं हमेशा से आपको हर वीडियो में यही बताता रहता हूँ कि तुर्की इस्लामिक देशों का मसीहा बनने की पूरी जोर कोशिशें कर रहा है और इसी साल जनवरी के महीने में तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन ने पाकिस्तान के लिए बनाए जा रहे मिलजियम प्रोजेक्ट के तहत 4 एडा क्लास की युद्धपोतों में से तीसरे युद्धपोत के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। सिनेरियो बिल्कुल साफ है, तुर्की लगातार पीओके में दखल अंदाजी करने की कोशिशें कर रहा है और उसने कोशिशें करनी भी शुरू कर दी है। और कोशिशें क्या, बाकायदा इन्वेस्टमेंट प्लान उनका हो चुका है कि कहां पर क्या करना है। यहाँ पर भारत को अब बहुत ही स्ट्रिक्टली कदम उठाने की जरूरत है और जिस तरीके से अब हाथ में हाथ धर कर बैठने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मौका है कि भाई तुर्की जब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जानकारी हमारे पास ऑन टेबल आ चुकी है, बाकायदा वहाँ की तस्वीरें भी गुप्त सोर्सेस के द्वारा रक्षा मंत्रालय तक भी पहुँच चुकी है। लेकिन एक्शन क्या करना है वो जानना बेहद जरूरी है। भारत सरकार को सबसे पहले तो जिन जिन जगहों पर ये तुर्की इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है उन इलाकों को प्रभावित करना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों एक बात और गौर करने वाली है, आप ये भी समझ सकते हैं कि अभी सीज फायर वायलेशन पर दोनों देशों की सहमति बनी है। ये और कुछ नहीं है, ये जो सीज फायर है ये केवल दिखावा है। अंदर क्या चल रहा है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। सबसे पहले तो जो बात सामने आई है कि सीपेक को लेकर चीन ने अपनी जो एक्टिविटीज है उन्हें तेज करना शुरू कर दिया है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट के नाम पर पीओके में तुर्की ने भी कदम जमा लिए। तो अब इस मौके को भारत को गंवाना नहीं है। इन सारी चीज़ों का ज़बरदस्त तरीके से विरोध और बाकायदा तो हमें ये कहना चाहिए कि इन पार्कों को पहले बनने दिया जाए। चाहे बाकायदा हम तो ये चाहते हैं कि पहले इन म्यूजियम पार्क और इनका, क्योंकि बोलने से विरोध तो होगा नहीं जब तक कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की जाती, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। तो ऐसे में भारत को उन एरियाज़ में स्पेशली शेलिंग करनी पड़ेगी, रॉकेट्स और मोटार्स दागने पड़ेंगे ताकि ये इन्वेस्टमेंट जो की जा रही है वो और भारी पड़ जाए तुर्की के लिए। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर भारत को साइप्रस और ग्रीस के साथ रिलेशंस को मजबूत करना होगा, जिसके लिए भारत काम कर भी रहा है। और हाल ही में मैंने एक अपडेट बताया था जिसमें ग्रीस के साथ सैन्य समझौतों को भारत मजबूत भी कर रहा है। तो दोनों तरफ से काउंटर करने की जरूरत है। तुर्की को घेरने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि उसके दुश्मनों के साथ अपनी
मेल जोल को बढ़ाना, सैन्य संबंध स्थापित करना और उसको वहाँ परेशान करना। और इस तरफ पीओके में अगर उसका इन्वेस्टमेंट होता है तो पहले बनने दिया जाए, उसके बाद हैवी शेलिंग करके उसे तोड़ा भी जा सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये तरीका सही रहेगा या फिर बातचीत का तरीका? आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो जनरल एमएम नरवणे जी को लेकर आ रही है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे जी ने कहा कि पिछले 3 महीनों से जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भारत और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच संघर्ष विराम से शांति और सुरक्षा के नजरिए को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों के समन्वय बनाने की दिशा में एक लंबी राह पर यह पहला कदम है। जनरल नरवणे जी ने यह भी कहा कि हालांकि संघर्ष विराम का मतलब ये नहीं है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत कार्रवाई रोकेगा। उन्होंने कहा कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि पाकिस्तानी सेना के द्वारा एलओसी पर आतंकी ढांचे को खत्म कर दिया जाएगा। सेना प्रमुख ने कहा कि हालांकि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के प्रयासों और आतंकवादी घटनाओं में निरंतर कमी हो रही है, भारत को पड़ोसी के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ाना है। वहीं संघर्ष विराम के बारे में उन्होंने कहा कि जब से समझौता लागू हुआ है तब से दोनों देशों के बीच गोलाबारी की एक भी घटना नहीं हुई है। अगली अपडेट एनसीसी को लेकर आ रही है। दोस्तों, एनसीसी के कैडेट्स के लिए एक अच्छी खबर है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों को जल्द ही सैटेलाइट इमेजरी और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की जानकारी की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित भी किया जा रहा है। एक मोबाइल प्रशिक्षण ऐप संस्करण 2.0 लॉन्च करने के बाद कहा जा रहा है कि इससे एनसीसी के कैडेटों को इमेजरी और ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम की पूरी जानकारी दी जाएगी। यही रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार वर्दी भत्ते सीधे कैडेटों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाएंगे। इस ऐप के इस्तेमाल करके एनसीसी के कैडेट ऑनलाइन प्रशिक्षण में भाग ले सकेंगे और उसके बाद उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिससे कि उनके शैक्षणिक वर्ष के नुकसान को रोका जा सकेगा। बयान में कहा गया है कि इसका उद्देश्य एनसीसी से संबंधित बुनियादी जानकारी और संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री जैसे कि पाठ्यक्रम, टेंसेस, प्रीसिस, प्रशिक्षण वीडियो, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न का एक मंच उपलब्ध कराना है। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइश ने कहा कि ऐप का संस्करण 1.0 पिछले अगस्त में लॉन्च किया गया था और फीडबैक के आधार पर हमने इसके संस्करण 2.0 को अपडेट किया था। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो भारतीय नौसेना और चीनी नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत जल्द ही समुद्री परीक्षण शुरू करेगा। साथ ही वो रूस निर्मित आईएनएस विक्रमादित्य के साथ शामिल होगा और ये भारत का दूसरा विमान वाहक पोत होगा। वहीं दूसरी ओर चीन की बढ़ती हुई नौसैनिक क्षमताओं का सामना करने के लिए यह भारत का एक प्रमुख प्रोजेक्ट है। भारतीय नौसेना में कैरियर एविएशन की एक मजबूत परंपरा रही है। भारत 1957 से लगातार फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट कैरियर का संचालन करता है और नया विमान वाहक पोत भारतीय नौसेना और स्वदेशी उद्योग का एक प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि एक्सपीरियंस के मामले में चीन की नौसेना भारत से काफी पीछे है। युद्धक विमान पोत के संचालन के लिए चीनी नौसेना ने 10 साल पहले ही अपने कैरियर्स का संचालन शुरू किया था। चीनी नौसेना फिलहाल 3 विमान वाहक पोतों का संचालन करेगी और उनके 2 ऑलरेडी बन चुके हैं। तीसरा जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है वो शंघाई में निर्माणाधीन है और ये आकार में यूएस नेवी के फोर्ड क्लास सुपर कैरियर के बराबर होगा। वहीं मौजूदा भारत का 45,000 टन का विक्रांत चीन के मौजूदा विमान वाहक पोत के आकार का लगभग 67% होगा। चीन का विमान वाहक पोत 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला है। अगर बात करें चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर की तो कई मायनों में भारत का जो विमान वाहक पोत है डिजाइन में एक नई पीढ़ी है। विक्रांत का डिजाइन 1999 में शुरू हुआ था, जबकि चीन के जहाज 1970 के दशक की सोवियत तकनीक से निर्मित है। वहीं विक्रांत को अगस्त 2013 में लॉन्च किया गया था और तब से उस पर निर्माण कार्य चल रहा है। यही नहीं, भारत का विमान वाहक पोत चीनी विमान वाहक पोत पर कई तरीके की बढ़त हासिल किए हुए है। जैसे कि चीन का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो एक कन्वेंशनल स्टीम टरबाइन का इस्तेमाल करता है, जबकि विक्रांत में आधुनिक गैस टरबाइन लगाया गया है। चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग और शेरोंग पहले से ही ऑपरेशनल है और जैसे कि मैंने बताया कि विमान वाहक के संचालन में चीन का अनुभव भारत की तुलना में कम है। लियोनिंग को कमीशन हुए अभी 8 साल से अधिक का समय हो गया है। दूसरी बात यह है कि चीन के विमान वाहक पोत शेनयांग J-15 फ्लैंकर डी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि Su-33 की एक रिवर्स इंजीनियरिंग कॉपी है। वहीं चीन का ये J-15 PL-12 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस है। इसके अलावा ये कैरी कर सकता है एंटी-शिप मिसाइल और लैंड अटैक मिसाइल्स को और ये फ्लैंकर साइज में काफ़ी बड़े हैं। वहीं भारत मिड साइज के MiG-29 के फुल क्रम का यूज़ करता है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से। यही नहीं, भारतीय नेवी आधुनिक युग के फाइटर जेट्स को MiG-29K से बदलना चाहती है, जिसके लिए कि एक तो सबसे पहला प्रोजेक्ट है भारत का TEDBF, जो कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है, जो कि अगले 5 सालों में आ सकता है। इसके अलावा उस मीन टाइम में यानी कि उस समय को पूरा करने के लिए इंडियन नेवी ऑर्डर कर सकती है बोइंग के सुपर हॉर्नेट या फिर डसॉल्ट के राफेल एम को। चीन और भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के पास ऑर्गेनिक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज हैं। इंडियन नेवी
K-31 हेलिक्स हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करती है, जबकि चाइना J-18J हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करता है और ये हेलीकॉप्टर भी अर्ली वार्निंग सिस्टम से लैस है। ऐसा कहा जा रहा है कि चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उसके मौजूदा दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से काफी बड़ा होने वाला है। हालांकि भारत की नजर चीन की बढ़ती हुई नौसेना ताकत पर होगी। हालांकि ये बात संभव नहीं है कि भारत चीन की तुलना में अधिक विमान वाहक पोतों का संचालन करेगा और भारत अपने इन दोनों विमान वाहक पोतों का बेहतर तरीके से प्रबंध कर पाएगा। विशेष रूप से चीन के द्वारा संघर्ष की स्थिति में हिंद महासागर में अपने सभी एयरक्राफ्ट कैरियर को लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत अगर विमान में निवेश करेगा तो भारत का कैरियर गेम और मजबूत हो जाएगा। यानी कि भारत को इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो फाइटर्स प्लेन्स पर करनी होगी, जो कि इस गेम को बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।